नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 5 विपक्षी दलों की टीम आज जाएगी कैराना। जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और आरजेडी के सदस्य शामिल। कल बीजेपी की टीम ने कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। भारत को काले धन की जानकारी देने पर स्विट्जरलैंड राजी। 2018 से कर चोरी की जानकारी करेगा साझा। भारतीयों का धन पता लगाने के लिए जाएगी वित्त मंत्रालय की टीम। निर्यात में लगातार 18वें महीने गिरावट। मई में 0.79% की कमी। 1.5 महीने में चौथी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 5 पैसे और डीजल ₹1.26 महंगा। उन्नीस 1984 दंगे विवाद के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ का पंजाब प्रभारी पद से इस्तीफा। कहा, विरोधी दलों की वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मंजूर। गोवा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष गिरफ्तार। जाली बैंक खाते के जरिए 3 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। कैराना की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज जेडीयू, सीपीएम और एनसीपी समेत 5 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल वहां का दौरा करने वाला है। विपक्षी दलों का यह प्रतिनिधिमंडल कैराना में स्थानीय लोगों से मुलाकात करने के अलावा सिविल सोसाइटी की एक बैठक को संबोधित करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल कांधला भी जाएगा। इसमें जेडीयू सांसद केसी त्यागी, सीपीएम सांसद मोहम्मद सलीम, सीपीआई सांसद डी राजा, एनसीपी सांसद डीपी त्रिपाठी और आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कैराना पलायन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान की कड़ी निंदा की है। आज हमारी टीम भी जा रही है और हम अपने हिसाब से फैक्ट फाइंडिंग करेंगे और हिंदुस्तान के अवाम को बताएंगे कि मोदी जी और अमित शाह जी की टीम जो करना चाहती है इस मुल्क में कि बाड़ों में बांटो, बेड़ों में बांटो, लोगों को अलग अलग हलकों में बांटो और काम कुछ न करो, नफरत की फसल पे वोट काटो। तरह के चुनाव के लिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2 साल की उपलब्धियों से भी लोग उब गए हैं। लिहाजा सांप्रदायिक माहौल खराब करने के अलावा बीजेपी के सामने कोई रास्ता नहीं है। और इससे पहले कल कैराना दौरे पर पहुंची बीजेपी टीम ने खराब कानून व्यवस्था को पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने समय रहते कदम उठाया होता तो इतने बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सकता था। बीजेपी नेताओं को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। बड़ी तादाद में हुए पलायन की पड़ताल करने के लिए बीजेपी की टीम बुधवार को कैराना पहुंची। सुरेश खन्ना की अगुवाई वाली टीम में सांसद सतपाल सिंह, राघव लखनपाल और सतीश गौतम समेत 8 सदस्य हैं। इन्होंने उन मोहल्लों का दौरा किया जहां से लोगों के पलायन का दावा किया गया है। टीम ने इसके लिए खराब कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। लैंड ऑर्डर फेल है और लैंड ऑर्डर की ही प्रॉब्लम है कैराना। अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो ये घटनाएं बढ़ती नहीं, यहाँ से पलायन नहीं होता। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न होने की वजह से यहाँ से पलायन हुआ। लोग कौन प्लान कर रहे हैं, कितने मकान बिके, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन रजिस्ट्री निकाल लेगा तो पता लग जाएगा कि हिंदुओं ने कितने मकान बेचे। किसी की वो बात न करे, मुख्यमंत्री यहाँ आकर देगा। हालांकि टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं कुछ लोगों ने खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पलायन की वजह क्या है? पलायन की वजह ये है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। पहले मांगी गई फिरौती मांगी गई या करी जो भी गए, जो गुंडा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक वर्ग के बदमाश नहीं, यहाँ इलाका जैसा इकट्ठा है, इकट्ठी बदमाश भी है। कि ये सत्यता है कि यहाँ पर भय का वातावरण है और लोग यहाँ से जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस बीच इस मामले को सामने लाने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने अब कांधला कस्बे से पलायन करने वालों की सूची जारी की है। अगर घर के 8 आदमी हैं, 7 उसने भेज दिए, 1 रह रहा तो उसको रहना कहेंगे क्या? मैंने उन परिवारों को भी जानकारी जिनके बारे में कहा जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली इज गॉन फ्रॉम देयर। बीजेपी की टीम दिल्ली पहुंचकर इस मामले में रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी इलाके का दौरा करेगी। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने 1984 दंगों से जुड़े विवाद के बाद पंजाब प्रभारी और पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। इससे पहले कमलनाथ ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि वो पंजाब प्रभारी पद से मुक्त होना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे खत में उन्होंने कहा कि ये विवाद चुनावों से पहले फायदा उठाने के लिए सस्ता राजनीतिक प्रयास है और कुछ खास तत्व सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कमलनाथ का कहना है कि 1984 के दंगों में उनका नाम उछालकर विरोधी दल पंजाब में वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ को 12 जून को पंजाब और हरियाणा का प्रभारी नियुक्त किया गया था। स्विट्जरलैंड भारत के साथ काले धन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने को राजी हो गया है। बुधवार को स्विस अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। इस दौरान दोनों देशों के बीच टैक्स और वित्तीय लेन देन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देश 2018 तक वित्तीय सूचनाओं को साझा करने से जुड़ा समझौता करने को राजी हो गए हैं। इसके तहत टैक्स चोरी से जुड़ी तमाम सूचनाएं भारत को खुद ब खुद मिल जाएंगी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड यात्रा पर गए थे और इस मुद्दे पर वहां चर्चा भी हुई थी। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के जमा धन के बारे में पता लगाने के लिए वित्त मंत्रालय की एक टीम जल्द ही वहां जाएगी। और महंगाई की मार झेल रही जनता के ऊपर तेल कंपनियों की ओर से दोहरी मार पड़ी है। बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी की घोषणा की गई। पेट्रोल हालांकि 5 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल में, लेकिन डीजल ₹1.26 प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें बुधवार आधी रात से लागू हो गई हैं। पेट्रोल के दामों में ये लगातार छठी बार, जबकि डीजल के दामों में 7वीं बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 31 मई को पेट्रोल ₹2.58 और डीजल ₹2.26 महंगा हुआ था। बीते 1.5 महीने में तेल की कीमतों में ये चौथी बढ़ोतरी है। कीमतों में ताज़ा बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹65.65, जबकि डीजल ₹55.19 प्रति लीटर पर मिलेगा। सरकार महंगाई पर काबू पाने और बाजार में खाद्य पदार्थों की कमी को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार म्यांमार और अफ्रीका से 62,000 टन दाल खरीदेगी। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में महंगाई को काबू में करने के उपायों पर चर्चा की। खाने पीने की चीजों के लगातार बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जरूरी चीजों के दाम काबू में रखने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि लोगों को सस्ती दाल मुहैया कराने के लिए मोबाइल वैन चलाई जाएगी। वहीं दूसरे देशों से दालें खरीदने के लिए भी सरकार काम कर रही है। सरकार जो है ये मूल्य वृद्धि को लेकर के काफी सीरियस है और हम हर तरह से, चाहे जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई हो, चाहे आयात निर्यात का मामला हो, इंपोर्ट का मामला हो। बाजार में अभी दाल 170 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। वहीं टमाटर भी 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। कहीं कहीं तो ये 100 रुपए किलो को भी पार कर चुका है। दरअसल खुदरा महंगाई अभी 2 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही है। वहीं थोक महंगाई भी मार्च के मुकाबले बढ़ गई है। मार्च में ये आंकड़ा -0.45% था, जो मई में 0.79% पर पहुंच गया। यही हाल सब्जियों का भी है। अप्रैल के 2.21% के मुकाबले ये दर मई में 12.94% हो गई। आंकड़ों के मुताबिक सभी प्रकार की खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अभी 7.88% है, जो अप्रैल में 4.23% थी। आम आदमी की जेब पर बढ़ते दबाव ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। पिछले 2 साल के मैक्सिमम पे पहुंच गई, सर्वाधिक पे पहुंच गई है। अब मोदी जी, आपकी सरकार हमें जवाब दे कि आपकी सरकार में आम आदमी को जीने का हक नहीं रह गया है। टमाटर के भाव 80 रुपए चले गए, सब्जी के भाव कहाँ जा रहे हैं, खाने की चीजें इतनी महंगी होती चली है, आम आदमी का जीना दूभर है। जानकारों का कहना है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी और महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है।
हालांकि मौसम विभाग इस बार मानसून के अच्छे प्रदर्शन का अनुमान जता चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इससे महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी। बढ़ते महंगाई दर के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 7 को हुई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ब्याज दरों में कटौती नहीं की थी। साथ ही ये उम्मीद जताई थी कि अच्छे मॉनसून और अच्छे फूड मैनेजमेंट से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अब जहां थोक और खुदरा महंगाई दर दोनों में ही बढ़त दर्ज की गई है, ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दिल्ली से कैमरामैन DK पांडे के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के निर्यात में लगातार 18वें महीने गिरावट दर्ज की गई है। मई के महीने में देश का निर्यात 0.79% घटकर 22.17 अरब डॉलर पर आ गया है। इस दौरान आयात भी 13.16% घटकर 28.44 अरब डॉलर रह गया। मई 2015 में ये 32.75 अरब डॉलर था। मई में व्यापार घाटा कम होकर 6.27 अरब डॉलर रह गया है, जो पिछले साल मई में 10.4 अरब डॉलर था। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापार के आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि देश के निर्यात में गिरावट की दर कम हुई है। देश के निर्यात में दिसंबर 2014 से लगातार गिरावट का रुख है। कमजोर वैश्विक मांग और तेल कीमतों में कमी को इसकी वजह माना जा रहा है। नई विमानन नीति के लागू होने के बाद लोग 2500 रुपये में 1 घंटे का हवाई सफर तय कर पाएंगे। बुधवार को कैबिनेट से नई नीति को मंजूरी मिल गई है। इसमें छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगाने और इस राशि से एक फंड बनाने का प्रावधान किया गया है। लंबे इंतजार के बाद आई नई उड्डयन नीति में छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें हवाई सेवा को सस्ता और सुविधाजनक बनाने पर जोर है। साल 2022 तक भारतीय उड्डयन उद्योग को दुनिया में तीसरे नंबर पर लाने की बात भी है। नई नीति को सितंबर तक लागू किए जाने की संभावना है। The commitment in the BJP manifesto of making regional connectivity a reality. So we kept it as a centerpiece and the whole policy has been worked around it. नई नीति में 1 घंटे की उड़ान के लिए 2500 रुपए का अधिकतम किराया तय किया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बंद पड़ी हवाई पट्टियों को 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर फिर से शुरू किया जाएगा। इन इलाकों में हवाई सेवा शुरू करने पर 1 साल तक कम सेवा कर लगेगा। वहीं एयरपोर्ट रॉयल्टी और अतिरिक्त शुल्कों में 5 साल तक छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 5 साल के अनुभव का नियम खत्म कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक फंड बनेगा और इसके लिए सभी घरेलू उड़ानों पर शुल्क लगेगा। 1 घंटे की टिकटिंग की 2500 है। अगर फ्लाइंग टाइम आधा घंटे है तो ये 1250 रुपए होगा। किसी भी कीमत पर वर्तमान व्यवस्था में 1 घंटे के फ्लाइंग टाइम में 2500 से 2600 रुपए नहीं होगा। और जिसमें एक कनेक्टिंग रूट जहां पर ये जाएगा वह टायर 2 सिटी होना जरूरी है। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने नई नीति का स्वागत किया है। छोटे हवाई अड्डों पर अगर यह सेवाएं शुरू होगी, जब भी होंगी, तब उसमें 2500 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से उसमें किराए की एक बंधन रहेगी, सीमा रहेगी। ये नई पॉलिसी का एक पहलू है। लेकिन वर्तमान जो आज जहां पर हवाई सेवाएं हैं उसमें अगर कोई सोच रहा है कि 2500 रुपया घंटा उसमें लगेगा तो ये शायद ठीक समझ नहीं है। देश में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या पिछले 20 महीने से लगातार बढ़ रही है। अप्रैल में इसमें 21.8% की बढ़ोतरी हुई। नई उड्डयन नीति का मसौदा पिछले साल अक्टूबर में जारी हुआ था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इस बीच केंद्र सरकार ने 7 पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बंद करने का फैसला किया है। इसमें HMT वॉचेस, HMT चिनार, HMT बेयरिंग पहले से बंद हैं। इनके अलावा इस सूची में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स, हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हिंदुस्तान केबल्स और स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है। भारी उद्योग मंत्री आनंद गीते ने कहा कि इन कंपनियों के कर्मचारियों के साथ एक मुश्त समझौते के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और ये कंपनियां पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हैं। इन सारे 6 उद्योग में जो मजदूर वहां पर काम करते थे, जिनको 1997 के पे स्केल से पे मिलता था, और जब हमने VRS का पैकेज दिया तो इतना अट्रैक्टिव पैकेज दिया कि उनको 2007 के पे स्केल से VRS पैकेज हमने दिया। तो इसीलिए मजदूरी करके रिटायर्ड होने के बाद जितना मिलना था उससे ज़्यादा बिना मजदूरी किए उनको VRS पैकेज मिला। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में एक कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स समेत 3 लोगों के खिलाफ बुधवार को एक और चार्जशीट दाखिल की है। मिशेल पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पैसों का इंतजाम करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में मिशेल के करीबी माने जाने वाले कारोबारी सूरज प्रकाश मेहरा के ठिकानों पर तलाशी ली थी। इससे पहले 9 जून को सीबीआई ने जांच में तेजी लाने के लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। गोवा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चेतन देसाई, सचिव विनोद फड़के और कोषाध्यक्ष अकबर मुल्ला को संस्था के 3 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गोवा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक इन तीनों को कल शाम पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आर्थिक अपराध शाखा ने इन तीनों के खिलाफ 3 जून को 3 करोड़ 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में एफआईआर दर्ज की थी। गोवा क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य विलास देसाई ने चेतन देसाई और 2 अन्य पर जाली हस्ताक्षर करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि इन्होंने संघ की धनराशि बेईमानी से निकालने के लिए बैंक खाते खोले। हैदराबाद में सीवेज के पानी में एक तरह के पोलियो वायरस पाए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही कहा गया कि इससे भारत के पोलियो मुक्त होने के स्टेटस को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जहां वायरस मिला है वहां पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि इसे गंभीरता से लेते हुए तेलंगाना सरकार ने पोलियो के खिलाफ एक विशेष अभियान छेड़ने का फैसला भी किया है। 2011 में देश से पोलियो के उन्मूलन के बाद कई जगहों पर निगरानी व्यवस्था के तहत जांच की जा रही थी। रेल मंत्री ने बुधवार को पहली समयबद्ध कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के ओखला से बेंगलुरु की दूरी करीब 2200 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करने में ट्रेन को 70 घंटे लगेंगे। फिलहाल इस रूट पर चलने वाली कंटेनर ट्रेनों के पहुंचने का निश्चित समय नहीं होता है। रेल मंत्री ने नई पार्सल लीज नीति का भी ऐलान किया। फेसबुक और ट्विटर पर की जाने वाली शिकायतों की निगरानी के लिए नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी की गई। This is a major step which has been taken to get parcel traffic by coming out with comprehensive parcel leasing policy and policy for parcel cargo express trains. This is also a major departure, and this is, I'm sure, will add, hopefully in the next few years, a lot of new business to the railways. 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के आखिरी चरण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नामीबिया पहुंच गए हैं। यहां हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया गया। नामीबिया की यात्रा के दौरान 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। साथ ही परमाणु ऊर्जा के असैन्य इस्तेमाल के लिए यूरेनियम आपूर्ति पर भी बातचीत हो सकती है। भारत को विशेष दर्जा देने वाले बिल को अमेरिकी सीनेट ने नामंजूर कर दिया है। बिल में भारत को वैश्विक रणनीतिक और रक्षा साझेदार मानने का प्रावधान था। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैकेन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन पेश किया था। जॉन ने अपने संशोधन में बताया कि भारत और अमेरिका पिछले 20 सालों से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, लिहाजा भारत को विशेष सहयोगी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा संशोधन में आधुनिक तकनीक, भारतीय सेना को विशेष ट्रेनिंग और आपदा में मदद जैसे मुद्दे भी उठाए गए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी के लिए अफगानी सेना को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सीमा के अंदर तोरखूम में बन रही एक सीमा चौकी पर भारी गोलीबारी की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अफगान ठिकानों पर गोले दागे। पिछले रविवार को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की
सैनिक चौकियों पर भारी गोलीबारी की। इसमें कम से कम 4 लोग मारे गए हैं, जबकि हजारों लोग सीमा के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। तोरखम के ऊपर ये जो फायरिंग हो रही है, ये गेट कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी साइड पे कर रहे हैं, अफगान्स ने फायर किया और ट्रूप्स ने रिस्पॉन्ड किया। जो ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स होते हैं उनका यही काम होता है, उनकी यही ट्रेनिंग होती है। जब उनके ऊपर किसी किस्म की भी कोई वायलेंस होगी, कोई फायर आएगा, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है और इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। और उन्होंने बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया, जितना भी उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया। ग्रीस में सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में बुधवार को हजारों लोगों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया ग्रुप रिजाइन नाउ के आह्वान पर हजारों लोग राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतर आए और सरकार के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी टैक्स बढ़ोतरी और पेंशन से होने वाली आय में कटौती का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली से जूझ रही ग्रीस ने हाल ही में IMF और यूरोपीय यूनियन के दबाव में आर्थिक पैकेज के बदले कटौतियों का ऐलान किया था। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में भी एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। बुधवार को दंगाइयों ने कुमाना शहर में दुकानें लूट ली। भीड़ को काबू करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। झड़पों के बाद पुलिस ने करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। उस बीच कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें मिली हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आपातकाल का ऐलान किया गया था। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार कम होने की वजह से वहाँ आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। देश में बिजली और खाद्य पदार्थों की सप्लाई सीमित है। इसके बाद लूटमार की घटनाएं आम हो गई हैं। और अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून की धीमी रफ्तार के चलते 1 से 15 जून तक देश में 43.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि 55.7 मिलीमीटर के औसत स्तर से करीब 1/4% कम है। वहीं गोवा में मानसून का इंतजार लंबा हो गया है। इधर उत्तर भारत में मानसून पूर्व बारिश से तापमान सामान्य बना हुआ है, लेकिन उमस ने लोगों को परेशान किया हुआ है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सुस्त रफ्तार के चलते पिछले 15 दिन में 22% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ दक्षिण प्रायद्वीप में 27% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में 90.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 138.7 मिलीमीटर के सामान्य स्तर से कम है। उत्तर पश्चिम भारत में 36% कम और मध्य भारत में 37% कम बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के गोवा पहुंचने में अभी 4 दिन की और देरी हो सकती है। बारिश से हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत भयानक बारिश हो रही है एक तरह से कह सकते हैं। और बिल्कुल हम तो पूरी तरह से भीग गए हैं, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। इधर उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश होने से पारा सामान्य के आसपास रहा, लेकिन उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। मॉनसून अगले 48 घंटे में बिहार के पूर्वोत्तर इलाके में दस्तक दे सकता है। दिन भर की गर्मी और उमस के बाद कल शाम मॉनसून से पहले की बारिश से लखनऊ का मौसम खुशनुमा हो गया। पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ कई ज़िलों में भारी बारिश हुई। The wind towards the interior side is very less when that is required for the monsoon advance. That is why monsoon has not yet advanced over Goa and the remaining part. उधर नासा से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल फिर मई में वैश्विक तापमान का रिकॉर्ड टूट गया और उत्तरी गोलार्ध में वसंत सबसे गर्म रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ खेल की खबरें। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में जगह बनाने के लिए आज टीम इंडिया आखिरी पूल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। टीम इंडिया अगर ये मैच जीत लेती है तो वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 10 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है। भारत 7 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन 5 के साथ तीसरे और बेल्जियम 4 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। कोरिया और जर्मनी की टीमें फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी हैं और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्रॉ करने में सफल रहता है
तो उसे बेल्जियम और ब्रिटेन के मैच का जो परिणाम है उसका इंतजार करना पड़ेगा। ब्रिटेन बेल्जियम से जीतता है तो वो 8 अंकों पर पहुंच जाएगा। उस स्थिति में गोल अंतर से फाइनल में जाने वाली टीम का फैसला होगा। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया है। अब तक भारत 2 मैच जीत चुका है और जर्मनी के खिलाफ मैच ड्रॉ है, जबकि बेल्जियम से हार का सामना। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा की किताब स्वच्छता संस्कार और स्वच्छ भारत का विमोचन किया। दिल्ली के निर्माण भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मृदुला सिन्हा ने कहा कि देश में स्वच्छता की शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी लोगों को सफाई का स्मरण कराना है। महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार मुखोपाध्याय उर्फ हेमंत कुमार का आज जन्मदिन है। उन्होंने बंगाली फिल्मों से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो मुंबई आ गए। 1952 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ को संगीत दिया। इस फिल्म के गीत वंदे मातरम ने अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की। इसके बाद हेमंत ने पार्श्व गायक के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। ये रात ये चांदनी और है अपना दिल तो आवारा, जाने वो कैसे लोग थे जैसे गीतों के साथ हेमंत कुमार सबके दिलों में अपनी छाप छोड़ते गए। 26 दिसंबर 1989 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। दिल की उमंगे है जवां, रंग में डूबा है समा। मैंने तुम्हें जीत लिया, हार के दोनों जहां। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। और आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर से। 5 विपक्षी दलों की टीम आज जाएगी कैराना। जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और आरजेडी के सदस्य शामिल। कल बीजेपी की टीम ने कानून व्यवस्था पर उठाए थे सवाल। भारत को काले धन की जानकारी देने पर स्विट्जरलैंड राजी। 2018 से कर चोरी की जानकारी करेगा साझा। भारतीयों का धन पता लगाने के लिए जाएगी वित्त मंत्रालय की टीम। निर्यात में लगातार 18वें महीने गिरावट। मई में 0.79% की कमी। 1.5 महीने में चौथी बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 5 पैसे और डीजल ₹1.26 महंगा। उन्नीस 1984 दंगे विवाद के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ का पंजाब प्रभारी पद से इस्तीफा। कहा विरोधी दलों की वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया मंजूर। धीमी गति से बढ़ रहा है मॉनसून। अब तक 22% कम हुई बारिश। दुनिया भर में इस साल मई का महीना रहा सबसे गर्म। नासा के मुताबिक टूटे सारे रिकॉर्ड। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखिए देश देशांतर। नमस्कार।